ये हादसा इतना भयानक था कि किसी का बिना सर का बॉडी, किसी का कटा हुआ पैर हाथ ऐसे पड़े हैं। छोटे छोटे बच्चे अपने माँ बाप को ढूंढ रहे हैं तो कोई बाप अपने बच्चे को ढूंढ रहा है। दादा किसे ढूंढ रहे हैं आप? हमारा लड़का भाई मिला मिला बेटा आपको? मिलता नहीं अभी तक। पूरा का पूरा परिवार तहस नहस हो गया। बहुत सारे लोगों ने अपने हाथ पांव खो दिए। तो मैं जब ट्रेन का बोगी से बाहर आया तब देखा किसी का पैर नहीं है, किसी का हाथ नहीं है। कुछ लोगों ने रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव का इस्तीफा मांगा है। जस्ट अ ट्रेजेडी, एक्ट ऑफ गॉड, हु वुड टेक द अकाउंटेबिलिटी? अब तक इस हादसे में 300 से करीब लोगों की मौत हुई और 900 से भी ज्यादा लोग घायल हुए हैं। और आसपास के लोकल्स ने फंसे हुए यात्रियों को ट्रेन से निकालने में मदद की। 300-400 को निकाले सब, ऐसा हुआ है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद एक्सीडेंट साइट पर पहुंचे। अब सवाल ये है कि ये एक्सीडेंट हुआ क्यों? कौन इसके लिए जिम्मेदार है? किसने गलती करी कि जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ? क्या एक टेररिस्ट अटैक है? क्या रेलवे मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए? और कवच सिस्टम का क्या, जो गवर्नमेंट ने बहुत धूमधाम से लॉन्च किया था, जो ऐसे एक्सीडेंट को रोक सकता था? इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि एक्सीडेंट हुआ क्यों, क्या वजह थी कि इसका इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को देना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मीटिंग में दिखाया गया ये सिमुलेशन ओडिशा के बालासोर डिस्ट्रिक्ट के भानगर स्टेशन का है। इस स्टेशन में दो मेन लाइन ट्रैक्स हैं। एक का नाम है अप मेन और दूसरे का डाउन मेन। इन दोनों मेन लाइन ट्रैक्स पर दो ट्रेन अलग डायरेक्शन पर जा सकती हैं और इन दोनों के साइड में है लूप ट्रैक्स। और लूप ट्रैक्स जब काम आते हैं जब कोई ट्रेन साइड में रोकनी होती है। जैसे मान लीजिए कि एक ही दिशा में दो ट्रेन्स आ रही हैं और एक ट्रेन थोड़ी स्लो आ रही है, तो स्लो आ रही ट्रेन को बोला जाएगा लूप ट्रैक पर थोड़ी देर रुकने के लिए, क्योंकि जो ज़्यादा गति की ट्रेन है वो मेन लाइन से होकर चली जाए। इस हादसे में 3 ट्रेन शामिल थी। एक मालगाड़ी जो लूप ट्रैक पर खड़ी थी, दूसरी थी कोरोमंडल एक्सप्रेस और तीसरी ट्रेन थी यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस। मेन लाइन पर थी कोरोमंडल एक्सप्रेस, जो कि कोलकाता से होते हुए चेन्नई जा रही थी, जिसे हॉस्पिटल एक्सप्रेस भी कहा जाता है। और इसमें ज़्यादातर लोअर मिडिल क्लास पैसेंजर ट्रैवल करता है, जिन्हें तमिलनाडु के विल्लोर में इलाज करवाना होता है। और इसी वजह से ये ट्रेन बहुत बार ओवर क्राउडेड भी होती है। कि कोरोमंडल एक्सप्रेस तेज गति से चली जाए, इसीलिए धीमी मालगाड़ी को बोला गया कि वो लूप लाइन पर रुक जाए। और इस मालगाड़ी में था लोहा। और उसी वक्त यशवंतपुर एक्सप्रेस जो बंगाल के हावड़ा की तरफ जा रही थी, वो डाउन लाइन पर थी। और इन दोनों ट्रेन्स को भावनगर स्टेशन पर रुकना नहीं था, ताकि ये दोनों एक्सप्रेस ट्रेन स्टेशन पर रुके ना, तो असिस्टेंट स्टेशन मैनेजर ने दो मालगाड़ियों को लूप लाइन पर रुकने को बोला। ट्रेन के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, कि वो किस स्पीड से जा रही है और किस ट्रैक पर वो जा रही है। और ये दोनों चीजें अलग सिस्टम से चलते हैं। स्पीड की जिम्मेदारी होती है ट्रेन ड्राइवर की, जिसे लोकोमोटिव पायलट कहते हैं। और ट्रैफिक सिग्नल्स की ही तरह इसमें दो सिग्नल्स होते हैं, जिससे पता चलता है कि किस गति से ट्रेन चलानी है। और ट्रेन किस ट्रैक पर जाएगी वो डिसाइड करता है इंटरलॉकिंग सिस्टम, जो कि मैनुअल हो सकता है या इलेक्ट्रॉनिक। और ओडिशा एक्सीडेंट के केस में ये सिस्टम था इलेक्ट्रॉनिक। ये सिस्टम बेसिकली ट्रेन के पायलट को एक सिग्नल देता है। अगर सिग्नल ग्रीन है, इसका मतलब ट्रेन मेन लाइन की ओर जा सकती है, और अगर येलो है तो लूप लाइन की तरफ। अब पायलट को कौन सा सिग्नल दिखेगा और ट्रैक किस ओर मुड़ी हुई है, ये दोनों सिस्टम इंटरलिंक्ड हैं।
अगर ट्रेन को मेन लाइन से जाना है तो सिग्नल होगा ग्रीन, और अगर लूप लाइन से जाना है तो सिग्नल होगा येलो। और अगर सिग्नल येलो होगा तो ट्रेन ड्राइवर ट्रेन की स्पीड कम कर देंगे ताकि ट्रेन लूप लाइन में रुक सके। और इस केस में लोको पायलट को सिग्नल ग्रीन दिखाया गया, यानी कि ट्रेन मेन लाइन की ओर जाएगी। पर इसके बावजूद भी ट्रेन लूप लाइन की ओर जाती है। जया वर्मा सिन्हा, जो कि रेलवे बोर्ड मेंबर हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि ड्राइवर ने कंफर्म किया था कि सिग्नल ग्रीन था। उस समय होश में था, उसने बताया कि उसको सिग्नल ग्रीन मिला है, बस इतनी बात हुई है। उसके बाद से उसकी हालत गंभीर है और वो अभी अस्पताल में सीरियस है। क्योंकि स्पीड का सिग्नल ग्रीन था, इसी वजह से कोरोमंडल एक्सप्रेस का ड्राइवर फुल स्पीड में ट्रेन को चला रहा था। जी हाँ, उस वक्त कोरोमंडल एक्सप्रेस की स्पीड थी 128 किलोमीटर पर आवर। और क्योंकि स्विच जो था वो लूप लाइन की ओर था, जिसकी वजह से कोरोमंडल एक्सप्रेस लूप लाइन में घुस गई, क्योंकि जो स्विच होता है वो इतनी स्पीड के लिए नहीं बना होता, इसलिए उसके डब्बे डिरेल हो गए और जो रुकी हुई मालगाड़ी थी उसके पीछे कोरोमंडल एक्सप्रेस आगे से टकरा गई और मालगाड़ी में था आयरन ओर। स्टेबल और उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इतनी स्टेबल होती है कि वो नहीं हिली तक नहीं, उसमें थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ पर वो हिली नहीं। इसकी वजह से जो फ्रंटल इम्पैक्ट था वो ही बहुत बड़ा था, जिसकी वजह से कई लोगों की जान गई। कि जब हम कोरोमंडल एक्सप्रेस के सामने की तरफ जाते हैं, हम देखते हैं कि उसका जो इंजन है वो करीबन 3-4 महले के ऊपर हाइट पे चला गया है। ध्यान दीजिए कि कोरोमंडल एक्सप्रेस जब मालगाड़ी से टकरा गई हाई स्पीड की वजह से, उसी वक्त वहां यशवंतपुर एक्सप्रेस डाउन लाइन पर आती है और कोरोमंडल एक्सप्रेस के डिरेल्ड हुए डब्बों से आखिरी के 3 डब्बों से टकरा जाती है। और कोरोमंडल एक्सप्रेस के जो 13 डब्बे और यशवंतपुर एक्सप्रेस के 3 डब्बे डिरेल्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से और लोगों की जान जाती है। सुधांशु मनी, जो कि इनोवेटर हैं वंदे भारत एक्सप्रेस के, वो बताते हैं कि ट्रेन का ड्राइवर कंट्रोल नहीं कर सकता कि ट्रेन किस ट्रैक पर जाएगी। ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ही डिसाइड करता है कि ट्रेन किस ट्रैक पर जाएगी। और क्या ऐसा है कि ये चूक पहली बार हुई है या फिर ऐसा होता रहता है और दुर्घटना पहली बार बनी है? और देखा जाए तो इस इंसिडेंट में स्टेशन मास्टर और ड्राइवर की कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये दुर्घटना इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की वजह से हुई है, जो कि कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम है और ये ही डिसाइड करती है कि ट्रेन कौन से ट्रैक पर जाएगी। देखिए, रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने खुद बताया है कि प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि ये घटना इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की वजह से हुई है। इंडिपेंडेंट बॉडी है कमिश्नर रेल सेफ्टी, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया है। मेरा इस वक्त कमेंट करना ठीक नहीं होगा। लेट द इंक्वायरी रिपोर्ट कम आउट, बट द कॉज ऑफ द एक्सीडेंट हैज बीन आइडेंटिफाइड एंड द पीपल रिस्पॉन्सिबल हैव बीन आइडेंटिफाइड। सो अभी कुछ भी करना ठीक नहीं है। लेट द एंटायर थिंग बी इन्वेस्टिगेटेड बाय द प्रॉपर इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज। इस विषय में पॉइंट मशीन की बात है, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की बात है। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में जो चेंज किया जिसके कारण ये दुर्घटना हुई, जिसने भी किया, जिसने भी जो भी इसके कारण है वो इन्वेस्टिगेशन से निकलेगा। जया वर्मा सुधा, जो कि रेलवे बोर्ड मेंबर में से एक हैं, वो कहती हैं कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम एरर प्रूफ है। इट इज सपोज्ड टू बी एरर प्रूफ। कहा जाता है अगर ये सिस्टम फेल भी हो जाए तो सिग्नल रेड हो जाना चाहिए और सिस्टम को कभी कोरोमंडल एक्सप्रेस को लूप लाइन पर जाने ही नहीं देना चाहिए था। और ये सिस्टम रोज भारत में लाखों बार यूज किया जाता है। तो फिर क्यों ये सिस्टम इस बार फेल हो गया? ऐसा क्या पहली बार हुआ है? नहीं, 2005 में भी साबरमती एक्सप्रेस क्रैश कर गई थी जब उसे गलती से लूप लाइन पर ले लिया गया था और इस इंसिडेंट का कारण हमें आज तक नहीं पता चल पाया है। और जया वर्मा सुधा कहती हैं कि वहाँ पे आसपास कुछ खोद दिया बिना ये देखे कि वहाँ पे केबल जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। पॉसिबल है कि केबल कट जाए, कोई शॉर्ट सर्किट हो गया। मतलब 99.9% कोई फेलियर नहीं होगा, पर 1.1% चांस मशीन में फेलियर का होता है। देखिए, इस तरीके के इंसिडेंट होना आम बात नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने जानबूझकर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम से छेड़छाड़ की हो और ये टेररिस्ट अटैक भी हो सकता है। इसीलिए
रेलवे मिनिस्ट्री ने ये केस सीबीआई को देने की सिफारिश की थी और अब इस केस की इन्वेस्टिगेशन सीबीआई करेगी। और एक चीज़ हमें याद रखनी चाहिए कि दोनों एक्सप्रेस ट्रेन जो थी उसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के एलएचबी कोचेस थे और इनकी सेफ्टी बेहतर है आईसीएफ कोचेस के मुकाबले। एलएचबी कोचेस में एंटी टेलीस्कोपिक सेफ्टी डिज़ाइन, जिससे क्या होता है कि अगर कोई इंसिडेंट होता है किसी ट्रेन का तो पीछे के कोचेस आगे के कोचेस से अलग हो जाते हैं, जिससे कि पीछे के कोचेस पर कोई इम्पैक्ट ना हो। और रेलवे अधिकारियों ने बताया कि ये ट्रैक अभी ही रिनोवेट किया गया था, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों की जान बच पाई है। एक सर्वाइवर ने कहा कि जो लाइन था ये अभी रिसेंटली ही मॉडिफाई किया गया था। ये सारी चीज़ें हमें रेलवे अधिकारियों ने ही हम बताया वहाँ पे, जो लोग ना हो सका हमने लोगों की मदद की वहाँ पे। लेकिन सिचुएशन इतना भयावह हो गया था, इतना भयानक था कि आप जहाँ भी देखे किसी का कटा हुआ सर, किसी का बिना सर का बॉडी, किसी का कटा हुआ पैर हाथ ऐसे पड़े हैं। हर जगह देखिए तो कपड़े, लाल लाल कपड़े, खून पड़े, खून से बिखरे हुए, पूरा का पूरा ट्रेन ट्रैक बिखरा हुआ पड़ा है। ट्रेन ट्रैक्स नज़र ही नहीं आ रहे हैं क्योंकि ट्रैक्स ही बिल्कुल उखड़ गए हैं। फिश प्लेट्स जो हैं वो उड़ के कहीं और गिरे हैं, जो कोचेस हैं वो पूरा ओवरटर्न कर गए हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा भयानक सिचुएशन था। कई लोग ये सवाल कर रहे हैं कि कवच सिस्टम का क्या हुआ, जो सरकार ने बहुत धूमधाम से लॉन्च किया था। और देखने की बात ये है कि इन दोनों ट्रेन्स में कवच सिस्टम था ही नहीं। और तो और रेलवे मिनिस्टर ने ये तक कहा कि अगर कवच सिस्टम इंस्टॉल भी होता तो भी एक्सीडेंट नहीं रोक सकते थे। अब समझिए कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, इसके बारे में हम जानते हैं। कवच सिस्टम इंडिया में ही डेवलप सिक्योरिटी लेवल 4 का सिस्टम है। कवच एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है जो इंडिया में ही भारतीय रेलवे द्वारा टकराव और ट्रेन हादसों से बचने के लिए विकसित किया गया है। जब ड्राइवर कोई लाल सिग्नल या स्पीड लिमिट का उल्लंघन करता है, ये सिस्टम ऑटोमेटिक ब्रेक लगा देती है। ये सिस्टम 2 तरीके से बचाता है। पहले आगे पीछे वाली ट्रेनों से कॉन्टिन्यूस कम्युनिकेट करके और दूसरा सही डिस्टेंस मेंटेन करके। इसके बारे में रेलवे मिनिस्टर ने एक्सप्लेन किया था, ये देखिए। तो कवच एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन की टेक्नोलॉजी है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए 2 ट्रेन्स हैं, दोनों ट्रेन्स अगर सेम ट्रैक पे अगर बाई चांस गलती से भी आ गई तो पास में आती है, उससे पहले कवच उसमें ब्रेक लगा देगा और उनको रोक लेगा, तो एक्सीडेंट नहीं होएगा। मान लो एक ट्रेन के पीछे दूसरी ट्रेन जा रही है, तो इस केस में पीछे वाली ट्रेन एक सेफ डिस्टेंस पे रहनी चाहिए। अगर बाई चांस किसी भी कारण से ट्रेन अगर नजदीक आती है तो पीछे वाली ट्रेन में तुरंत कवच उसमें स्पीड कम कर देगा और उसमें ब्रेक लगा देगा। जैसे रेड लाइट है, तो रेड लाइट के पास में जैसे ही ट्रेन पहुंचे उससे पहले उस ट्रेन का कवच अपने आप उसे स्पीड को कम कर देगा, कम करके उसको रेड लाइट से पहले रोक लेगा। कोई गेट आ रहा है तो उस गेट के पास जैसे ही ट्रेन पहुंचे, बाई चांस अगर ड्राइवर ने विसल नहीं बजाई तो भी कवच उसमें ऑटोमेटिकली विसल बजा देगा। तो ये एक ऐसी फैसिलिटी है जिससे यात्रियों की सुरक्षा में बहुत ही बड़ा बदलाव आएगा। और ये काम कैसे करता है, इसका लाइव ट्रायल खुद रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने 5 मार्च 2022 को करके दिखाया था। आप ये वीडियो भी देखिए। देखिए आ रहे हैं, आगे लोगो खड़ा है ब्लॉक सेक्शन के अंदर, एक ही लाइन में 2 ट्रेन खड़ी है और ट्रेन खुदाई करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, लेकिन कवच रोक रहा है। यस, ग्रेट। सेम ट्रैक पे वो इंजन भी खड़ा है, ये इंजन भी है, दोनों लोगों सेम ट्रैक पे है, लेकिन कवच से आगे जाने नहीं दे रहा है। जो ये भारत का कवच सिस्टम है, ऐसी सिमिलर टेक्नोलॉजी दुनिया के बहुत देशों में है, जैसे कि यूएसए, यूरोप, जापान, और ये टेक्नोलॉजी काम भी करती है। बट इंडिया के केस में कवच सिस्टम हर जगह अभी लगाया ही नहीं गया। अभी इसे सिर्फ हाई डेंसिटी वाले ट्रैक्स पर लगाया जा रहा है। आप ये न्यूज़ आर्टिकल देख सकते हैं, इसमें बताया गया है कि फाइनेंशियल ईयर 22-23 में 2000 किलोमीटर तक कवच सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने का टारगेट रेलवे मिनिस्ट्री ने रखा था, और इसके बाद धीरे धीरे करके हर साल 4000 से 5000 किलोमीटर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। बट इंडियन रेलवे बहुत बड़ी है, जिसका टोटल रूट लेंथ है 67,956 किलोमीटर और रनिंग ट्रैक लेंथ
उससे भी कई ज़्यादा है। और एक्सपर्ट्स की माने तो ये सिस्टम ट्रैक को नहीं बदल सकता, इसलिए कवर सिस्टम इस हादसे से नहीं बचा सकता था, क्योंकि ट्रेन की स्पीड 128 किलोमीटर पर आवर की थी। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट हुआ है। एनसीआरबी की रिपोर्ट की माने तो पिछले 10 सालों में 2,60,000 लोगों की मौत ट्रेन एक्सीडेंट्स में हुई है। ये भारत में एक मात्र दुर्घटना नहीं है, पास्ट में भी ऐसे बहुत सी दुर्घटना हुई हैं। जैसे 1 जून 1981 में 800 लोग मारे गए थे जब ओवरक्राउडेड ट्रेन साइक्लोन के समय नदी में गिर गई थी। अगस्त 1995 में 350 लोग मारे गए थे जब 2 ट्रेन आपस में टकरा गई थी। इसी तरह 2016 में 150 लोग मारे गए थे और अगस्त 2017 में 23 लोगों की मौत हुई थी। अब बहुत लोग रेल मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव का इस्तीफा मांग रहे हैं, पर मैं इससे एग्री नहीं करता, क्योंकि अश्विनी वैष्णव बहुत ही क्वालिफाइड हैं इस पोस्ट के लिए। उन्होंने आईआईटी पटना से एमटेक किया और उन्होंने अपना एमबीए वाटर यूनिवर्सिटी से किया है और वो फॉर्मर आईएएस ऑफिसर भी थे। और सच बताऊं तो मैंने ऐसा पहली बार देखा है कि एक मिनिस्टर ऐसे घंटों एक्सीडेंट साइट रुका हो और अभी तक वही रात दिन रेस्टोरेशन काम को देख रहा है। देखिए, और मीडिया से बात करते हुए वो भावुक हो गए। अब तक 3 गाड़ियां जा चुकी है। टोटल रात में करीब 7 गाड़ियां प्लान्ड है और एकदम नॉर्मलाइजेशन की तरफ ले जाना है। और बहुत ही संवेदना के साथ जिन परिवारों के मेंबर्स खो गए, उनको किसी न किसी जल्दी से जल्दी उनके पास उनके परिवारजन पहुंचे। ये हमारा दायित्व भी खत्म नहीं हुआ है। हमें अभी इंतजार करना चाहिए इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आने तक की, जिससे पता चले कि क्या रेलवे मिनिस्ट्री इस हादसे को रोक सकती थी। अगर हाँ, तो हम सबको उनका इस्तीफा मांगना चाहिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दुर्घटना स्थल पर जाते हैं और पीड़ित परिवारों से हॉस्पिटल में मिलते हैं। और देखिए उन्होंने क्या कहा। को शक्ति दे कि हम जल्द से जल्द इस दुख की घड़ी से निकले। मुझे पूरा विश्वास है कि हम इन घटनाओं से भी बहुत कुछ सीखेंगे और अपनी व्यवस्थाओं को भी और जितना नागरिकों की रक्षा को प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ाएंगे। दुख की घड़ी है, हम सब प्रार्थना करें इन परिजनों के लिए। इंडियन रेलवे बहुत बड़ा है और ये धीरे धीरे इम्प्रूव भी कर रहा है और एक्सीडेंट्स कम भी हो रहे हैं। पिछले 20 सालों में सीरियस एक्सीडेंट्स बहुत कम हुए हैं। हालांकि सभी रेल दुर्घटना को रोकना संभव नहीं है, पर रेल सुरक्षा में सुधार पर कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। हम सभी को सरकार से मांग करनी चाहिए कि जल्द से ही जल्द कवच ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम को हर रूट पर लगाया जाए, जिससे भविष्य के इंसिडेंट्स को हम रोक सकें। पर आप देखेंगे इस तरह के बड़े इंसिडेंट सिर्फ 90s में होते थे, पर इतना बड़ा हादसा 21st सेंचुरी में पहली बार हुआ है और ये बहुत समय तक चुभेगा। अगर आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल द इनक्रेडिबल भारत को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।